पुणे से गिरफ्तार आतंकी जुनैद यूपी में हमले की फिराक में था। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है। भाजपा की रैलियों पर हमला करने की योजना थी। नरसिंहानंद सरस्वती, जितेंद्र नारायण, संदीप आचार्य पर भी हमले की योजना थी। यूपी रवाना होने से पहले आतंकी जुनैद को एटीएस ने धर दबोचा। हमले को अंजाम देने के लिए जुनैद के अकाउंट में पैसा भी भेजा गया था। ये जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। पुणे से बहरहाल आतंकी जुनैद यूपी में हमले की फिराक में थे। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। आपको बता दें, भाजपा की रैलियों पर हमला करने की योजना थी। इसके अलावा तमाम बड़े चेहरे नरसिंहानंद सरस्वती, जितेंद्र नारायण, संदीप आचार्य पर भी हमले की योजना इसने बनाई थी। मिक्की घई हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मिक्की, क्या अभी तक जानकारी लग पाई है? कुछ पूछताछ हुई हो गिरफ्तारी के बाद? जी, एक बड़ी खबर सामने आई है पूना से। पुणे में कुछ दिन पहले जो ये आतंकी है जुनैद, इसको गिरफ्तार किया गया था एटीएस से। उसके बाद जब उसका इंट्रोगेशन यहाँ पर पुलिस ने किया, तब उसमें कई बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन सामने आई है, जिसमें जुनैद को जो पैसे मिले थे वो पाकिस्तान से भेजे गए थे। ये इतना ही नहीं, उसी के साथ वो उत्तर प्रदेश और दिल्ली में बम धमाके करने की तैयारी में भी था। और ये सब जो सामान उसे लगने वाला था, एक्सप्लोसिव जो चाहिए लगने वाला था, इसी के लिए ये पैसे पाकिस्तान से जुनैद को मिले थे। और उसी के साथ उसके कुछ साथी भी कुछ दिन पहले एटीएस में जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार किए हैं। इतना ही नहीं तो उत्तर प्रदेश के कुछ बड़े चेहरे जो हैं उनको भी खत्म करने के लिए हम देखते हैं कि बार बार ये जो कुछ लोग हैं, सिंगर हैं, उसमें कुछ महाराज हैं और उसी के साथ कुछ और लोग हैं जिनको मिक्की, क्या पूछताछ में ये पता चल पाया है जो नाम सामने आए हैं, जिसमें कि नरसिंहानंद सरस्वती है, जितेंद्र नारायण है, संदीप आचार्य है, इसी तरीके के लोगों को क्यों टारगेट कर रहा था ये? जी बिल्कुल, उसके पूछताछ के दौरान ये सामने आया है कि हम देखते हैं कि ये महाराज जो नरसिंहनाथ स्वामी है, महाराज हैं, वो बार बार मुस्लिम धर्म के विरोध में बातचीत करते हैं, लोगों को उकसाने की कोशिश करते हैं, ऐसे आरोप है उन पर। उसी के साथ जो गायक है संदीप आचार्य, ये भी काफी बार हमने देखा गया है चर्चे में रहे हैं, मुस्लिम धर्म के विरोध में प्रचार करते हैं। इसी के चलते इनके खिलाफ उनको कहा गया था, पाकिस्तान से ये इंफॉर्मेशन थी कि इनको खत्म करना है। इसकी तैयारी में ये सब थे और उसी पहले एटीएस ने इनको धर दबोचा है। इतना ही नहीं तो पाकिस्तान से जुनैद के अकाउंट में करीब 15,000 रुपए जमा भी किए गए थे और इसी के लिए ये जमा किए गए थे। इतना ही नहीं तो यूपी में जो बीजेपी की एक बड़ी रैली होगी, उसमें बड़ा धमाका करने की जवाबदारी भी जुनैद की थी और जुनैद इसकी तैयारी में लग चुका था। जुनैद के करीब 17 फेसबुक के अकाउंट थे, जिसके द्वारा वो बहुत से लोगों के संपर्क में था। सोशल मीडिया के द्वारा सवाल ये भी खड़ा होता है, 17 फेसबुक अकाउंट होंगे तो क्या सारे अकाउंट्स को या फिर पूरा जो हमला करने की साजिश थी वो क्या सिर्फ जो जुनैद है उसी की ओर से की जा रही थी, या पूरा एक संगठन है या पूरा एक गिरोह है जो कि इसमें शामिल हो सकता है? नहीं, हम देखें जुनैद जिस तरीके से फेसबुक के द्वारा पाकिस्तान के कुछ लोगों के संपर्क में आया और उसी के बाद और भी कई लोगों को ट्रेनिंग भी जुनैद के द्वारा दी गई है। करीबन 3 से 4 लोगों को एटीएस ने अभी तक गिरफ्तार किया है, जिनका ये पूरा प्लान में इन्वॉल्वमेंट है, जो उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में बड़े धमाके करने जाने वाले थे। और उसी के साथ जो हमने ये बड़े नाम उत्तर प्रदेश से जो है उनको भी मारने का, उनको कुछ हानि पहुंचाने का भी इनका बड़ा एक प्लान था। एटीएस ने एक चार्जशीट भी आज कोर्ट में दर्ज की है, जिसमें इनका ये पूरे डिटेल दिए गए हैं। जुनैद अभी भी एटीएस के हिरासत में है और उसके पास से और भी कई बड़ी मालूमात सामने आ सकती है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए आपका। वृंदावन में जन्माष्टमी पर मची भगदड़ में 2 श्रद्धालुओं की मौत के बाद से ही सरकार एक्शन में है।
आज बांके बिहारी मंदिर में हादसे की जांच करने के लिए गठित जांच समिति वृंदावन पहुंची। इस दौरान पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह और अलीगढ़ मंडलायुक्त गौरव दयाल ने मंदिर के आसपास की गलियों का गहनता से निरीक्षण किया। भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं ना हो, इसके लिए जांच समिति ने लोगों से सुझाव मांगे। जो भी व्यक्ति सुझाव देना चाहता है वो 25 अगस्त और 26 अगस्त को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक पर्यटक सुविधा केंद्र में अपना सुझाव लिखित तौर पर दे सकता है। आपको बता दें कि जन्माष्टमी पर मंगला आरती के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई थी। शासन ने पूरी घटना की जांच के लिए 2 सदस्यीय समिति का गठन भी किया था, जिसकी रिपोर्ट 15 दिन के अंदर सौंपनी है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए यूपी भाजपा ने अभी से कमर कसनी शुरू कर दी। लखनऊ में आज भाजपा के नए प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सैनी ने पार्टी कार्यालय पर काशी, गोरखपुर, अवध और कानपुर क्षेत्र की बैठक रखी। बैठक में सभी क्षेत्रों के जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी मौजूद रहे। इसके अलावा मीटिंग में क्षेत्रीय अध्यक्षों को भी बुलाया गया। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो भाजपा संगठन की लखनऊ में एक बड़ी बैठक हुई है। नए संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने कामकाज संभाला। इसके साथ ही इस बैठक में जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारियों को भी बुलाया गया। साथ ही साथ कानपुर, गोरखपुर, काशी और अवध क्षेत्र की ये बैठक हुई। अभी अलग अलग श्रेणी में बैठने जा रहे हैं। अध्यक्षों के साथ अलग बैठेंगे, प्रभारी लोगों के साथ अलग बैठेंगे, प्रदेश पदाधिकारियों के साथ अलग बैठेंगे, क्षेत्र पदाधिकारियों के साथ अलग बैठेंगे। तो एक बैठक का एक सिस्टम होता है। नए संगठन महामंत्री जी आए तो उनका सबसे परिचय हो। आज की बैठक केवल इस दृष्टि से। धन्यवाद। नवनियुक्त संगठन महामंत्री आदरणीय धर्मपाल जी का परिचयात्मक बैठक सभी 4 क्षेत्रों की थी। विधिवत एक दूसरे का परिचय हुआ है, बातचीत हुई है। अब जिलावार बैठकें शुरू हुई हैं। चूँकि अभी उनका आगमन हुआ है और एक से एक परिचय करने के बाद अगली कार्रवाई अगली बैठक में होगी। लेकिन आज एक दूसरे को जानना, आदरणीय बंसल जी ने अभी तक जो काम किया है उस विषय में चर्चा हुई है। यूपी में लगातार बढ़ रहे लंपी वायरस पर योगी सरकार गंभीर है। आज सीएम योगी ने बैठक करके पशुपालन विभाग के साथ ही अन्य विभाग के अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। लंपी वायरस को लेकर सरकार की तैयारियां पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। हमारे साथ में इस समय कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह जी हैं। मंत्री जी, लंपी वायरस को लेकर आज आप लोग की अहम बैठक हुई, मुख्यमंत्री ने भी कुछ निर्देश दिए आपने, क्या है वो निर्देश? देखिए, लंपी वायरस पशुओं के लिए बहुत खतरनाक है और इस वायरस के आने से पशु की मृत्यु ही हो जाती है। और जिस पशु को लंपी वायरस हो जाता है तो उसको बचाना बहुत मुश्किल पड़ता है। तो इसलिए आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बैठक करके हम लोगों को, पशुपालन विभाग और अन्य लोगों को भी, अधिकारियों को सावधान रहने के कड़ाई से निर्देश दिए। और ये जैसे गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है, हरियाणा है, पंजाब है, इनमें बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। और हमारे जो बॉर्डर के ज़िले हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है कि बॉर्डर के ज़िलों से दूसरे प्रदेश से कोई भी पशु उत्तर प्रदेश में प्रवेश ना कर पावे। और साथ ही पशु मेले भी, जब तक ये रोग है तब तक पशु मेले भी प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। कोई पशु मेला भी नहीं लगेगा। साफ सफाई, वायरस से बचने के लिए वैक्सीन का प्रबंध हम कर रहे हैं, हो गया। और नीचे पूरा संपूर्ण उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग पूरी तरीके से मुस्तैद कर दिया गया है और वो पूरी तरीके से जाके पशुओं के रोग से बचाव के रोग निरोधक वैक्सीन देने का काम करेंगे। सर, कब से ये अभियान आप लोग वैक्सीनेशन का शुरू करने की तैयारी? देखिए, वो तो आज से ही व्यवस्थाएं बना दी गई हैं, निर्देश जारी कर दिए गए हैं और इसमें कोई देरी नहीं की जाएगी। तत्काल व्यवस्था से वैक्सीन उपलब्ध हो गई है, लगा दी जाएगी। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ज्ञानवापी श्रृंगारगौरी केस में कल भी सुनवाई जारी रहेगी। आज मुस्लिम पक्ष ने बहस के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद को औरंगजेब की संपत्ति बताया। इस मामले पर कल भी जिला कोर्ट ने सुनवाई होगी। आधे घंटे में मुस्लिम पक्ष अपनी बहस खत्म करेगा, उसके बाद हिंदू पक्ष अपनी दलील रखेगा।
मामले में मुस्लिम पक्ष ने अपनी बहस रखी। कल दोबारा इस मामले की सुनवाई 11:30 बजे होगी। पूरी उम्मीद है कि कल इस मामले की सुनवाई कंक्लूड हो जाएगी। मुस्लिम पक्ष ने अपनी बहस दोबारा वक्फ के मुद्दे पर रखी है। उनका कहना ये केस वक्फ ट्राइब्यूनल में चलना चाहिए, सिविल कोर्ट में नहीं चल सकता है। हमने अपना प्रत्युत्तर तैयार है हमारा, और ऑलरेडी पहले दे भी चुके हैं, वही बात रिपीट हो रही है। और हमारी पूरी उम्मीद है कि कल इस मामले में सुनवाई कंक्लूड हो जाए। विष्णु जी, माहौल कुछ गर्म भी दिखा, ऐसा लगा कि अंदर क्या माहौल? देखिए, राखी सिंह के जो लोग हैं वो इस पूरी हियरिंग में विघ्न पैदा करना चाहते हैं, थ्रेट्स दे रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, मारने पीटने की हर तरह की। और इसको धमकियां दे रहे हैं? मेरे को धमकियां दे रहे थे, और वो सारी बातें कोर्ट में उन्होंने कही हैं। मैं उसको और उजागर नहीं करना चाहता हूँ। कौन केस विड्रॉ करना चाहता थे सबके सामने, वो इस केस में विघ्न पैदा करना चाहते हैं, उनकी मर्जी वो करें। हम अपने आर्गुमेंट कल कोर्ट के सामने करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नोएडा के ट्विन टावर को जमींदोज करने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब सिर्फ इंतजार है 28 अगस्त का, जब लगभग 3500 किलो विस्फोटक से ट्विन टावर को ध्वस्त कर दिया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। नोएडा के बीचों बीच बनी ये वही इमारत है जिसे 28 अगस्त को जमींदोज किया जाना है, जिसे ध्वस्त किया जाना है, और इसके लिए बकायदा 3500 किलो बारूद का इंतजाम किया गया, जिसे 16 टीमों की मौजूदगी में प्लास्टिक विस्फोटक लगाने का काम भी पूरा कर लिया गया है, जिसके लिए पहले मॉक ड्रिल भी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 28 अगस्त को भ्रष्टाचार की इस इमारत को जमींदोज करने की हर तैयारियां जोरों पर हैं। ठीक 5वें दिन 3500 किलो बारूद की मदद से दोपहर 2 बजे ये इमारत जमींदोज कर दी जाएगी। 28 अगस्त करीब दोपहर 2 बजे होगा ब्लास्ट, जिसके लिए इलाके में हाई अलर्ट जारी होगा। दोनों इमारतों को गिराने में 12 मिनट तक का समय लगने वाला है, जिसके लिए हर टावर में 2-2 विस्फोट किए जाएंगे। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी नाम दिया गया है। प्राइमरी में बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर समेत पहले, दूसरे, छठे फ्लोर पर ब्लास्ट। प्राइमरी में 10वें, 14वें, 22वें, 26वें, 30वें फ्लोर पर ब्लास्ट। सेकेंडरी में पहले 29 मंजिल के सियान टावर में विस्फोट होगा। कुछ सेकंड बाद 32 मंजिल अपेक्स को जमींदोज कर दिया जाएगा। बारूद भरने के लिए 9800 छेद किए गए थे। टावर को गिराने से पहले यहाँ पे देखिए तमाम सारे जो मंजिला हैं उसमें अगर बात करें तो फाइबर टेक्सटाइल लगा दिए गए हैं, जिससे कि जब विस्फोटक हो तो एहतियातन तमाम सारी सुरक्षा रहे। इसके साथ साथ अगर बात करें तो आज से प्रतिदिन 325 किलो जो विस्फोटक सामग्री है वो यहाँ पे लाई जाएगी और 2-2 मंजिलों में लगाई जाएगी। यानी कि आज अगर 2 मंजिलों में लगती है, कल 2 मंजिलों में लगेगी, और इस तरीके से करते हुए तमाम सारी जो प्रक्रिया है उसको पूरी की जाएगी। दिल्ली के कुतुब मीनार से भी ऊंचा नोएडा का सुपरटेक अवैध ट्विन टावर 28 अगस्त को ध्वस्त किए जाने वाली भारत की सबसे ऊंची इमारत बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। हमीरपुर से होकर गुजरने वाली यमुना और बेतवा में बाढ़ का खतरा अभी टला नहीं है, तो वहीं छोटी छोटी नदियां भी उफान पर हैं। पानी पुलों से ऊपर गुजर रहा है। हमीरपुर प्रशासन ने आज अलर्ट जारी करते हुए बताया कि अन्य प्रदेशों में हुई मूसलाधार बारिश से डैम उफान पर आ गए हैं, जिसकी वजह से उनका पानी निकाला जा रहा है और इस पानी से नदियों का पानी 3 से 4 मीटर बढ़ने के आसार है। ऐसे में नदियां खतरे के निशान को पार कर सकती हैं। संगम क्षेत्र से पहले दोनों नदियों का इस समय जलस्तर बढ़ा हुआ है। बेतवा में जलस्तर हमारा थोड़ा सा ऊंचा है, यमुना जी का नीचे है। तो बेतवा का पानी बहुत तेज़ी से निकल रहा है, लेकिन अभी भी खतरे से काफ़ी नीचे है। यमुना जी का भी खतरे से नीचे है। रात तक कुछ और पानी आने की उम्मीद है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा पानी बढ़ेगा, हो सकता है खतरे के बिंदु को स्पर्श करेगा, किंतु अभी किसी को शिफ्ट करने की या कोई राहत देने की स्थिति नहीं आ रही है। बाकी हमारी पूरी तैयारी है। शिफ्ट करने के लिए हमने कुशेषा डिग्री कॉलेज के लिए सारी ड्यूटी लगा दी है। वहीं लखनऊ में आज कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने पुराने लखनऊ में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह के साथ कई अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान एबीपी गंगा ने कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद से भी बातचीत की सुनी। अधिकारियों के साथ बैठक के बाद आज कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद खुद लखनऊ के दौरे पर निकले हैं। लखनऊ में जो नाले हैं जिनका पानी नदी में जाता है उनका निरीक्षण कर रहे हैं और जो कर्मचारी हैं उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, देखिए आप यहाँ पर कर्मचारियों से बातचीत करना, हालचाल लेना। मंत्री जी आज खुद निरीक्षण पर निकले हैं, पहले आपने अधिकारियों के साथ बैठक की, क्या फिलहाल देख पा रहे हैं? यही देखना है कि जो लखनऊ राजधानी है और गोमती नदी का स्वच्छ करने का प्रतिबद्धता है सरकार की, और मुख्यमंत्री जी जो ये मंत्रियों का समूह बनाया है, तो आज देख रहे हैं कि ये जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, ये जो
नाले गोमती नदी में आ रहे हैं, इसकी स्वच्छता के लिए, इनके रोकथाम के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं और क्या करने की ज़रूरत है। सरकार जब प्रतिबद्ध है तो जल्द से जल्द जो स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उनमें प्रगति लाई जाएगी, जो कर्मचारीगण हैं उनकी समस्याओं को दूर किया जाएगा और जो भी प्रयास हो सकता है ताकि हम वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ इस लखनऊ शहर को दें और लखनऊ शहर को नंबर 1 शहर बना के दें। नालों को अब तक आपने देखा, निरीक्षण किया, किस तरह की चीज़ें अब तक सामने आइडेंटिफाई आप कर पाए? नहीं कर रहे हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर, जल भराव जहाँ होता है वो दिखवा रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें, पार्किंग की समस्याएं हैं, ट्रैफिक कंजेशन जो होता है उसको दिखवा रहे हैं, जो महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट्स उनकी सुविधा के लिए वो दिखवाना चाहिए वो कराएंगे। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो लखनऊ को उस श्रेणी में लाएं जो वर्ल्ड क्लास। स्वच्छ गोमती की उम्मीद करें? बिल्कुल, हम पूरी सरकार भी प्रतिबद्ध है और जल्द उसके लिए कदम। तो ये थे हमारे साथ में कैबिनेट मंत्री जितेंद्र प्रसाद। उन्होंने कहा कि आज वो जहाँ भी नालों का पानी सीवरेज ट्रीटमेंट पॉइंट है, जो प्लांट है वहाँ से जिस तरह से जाता है नदियों में, उनका निरीक्षण कर रहे हैं। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।